channel which is Simple Learning, and today we will study class 7 with chapter name Directive Principles of State Policy. So student, in this chapter we will study about the directive principles. What do we mean by directive principles of state policy? So student, without further delay, let's get started. First of all, we will study about welfare state. Most of the modern democratic countries are welfare states. बहुत सारी जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जो प्रजातांत्रिक देश हैं, यानी कि जिनकी अपनी गवर्नमेंट है और जो खुद इलेक्ट करती है अपनी गवर्नमेंट को, वो क्या है? वेलफेयर स्टेट्स हैं. But in olden times, the state was a law and order authority, or rather a police state, in which administration of justice and collection of taxes were its important functions. पर पुराने समय में जो स्टेट थे वो क्या थे? उनमें लॉ और ऑर्डर की अथॉरिटी रहती थी, बजाय किसके? पुलिस स्टेट के. अभी तो आप देखते हो ना कि आपके स्टेट वगैरह में जो पुलिस है वो काम करती है एडमिनिस्ट्रेशन का, जस्टिस का, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस का. तो उस टाइम पे क्या था? वो ये वाली स्टेट नहीं था, वो पुलिस स्टेट नहीं था. उस टाइम पे एक लॉ और ऑर्डर अथॉरिटी थी और जिनका काम रहता था जस्टिस का, यानी कि जो प्रशासन है उसमें न्याय देना, कलेक्शन करना टैक्सेस का, जैसे कि आपने हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा. और ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन थे. धीरे धीरे जो इसका रिजल्ट हुआ सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि जो समाज में जो सोशियो इकोनॉमिक चेंज आया और पॉलिटिकल चेंजेस आया, थिंग्स चेंज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑल्सो चेंज. धीरे धीरे चीजें बदली और जो कॉन्सेप्ट हुआ स्टेट का वो भी चेंज हुआ. टू गिव वे फॉर द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर स्टेट, जिसने की रास्ता दिया किसको? सिद्धांत को. किसके? वेलफेयर स्टेट के. तो वेलफेयर स्टेट क्या होता है? वो स्टेट जो देखता है मैक्सिमम हैप्पीनेस, सबसे ज्यादा लोगों की खुशी किसमें है, यानी कि वो राज्य जो ये देखता है, वो ये देखता है कि जो पीपुल वहां रह रही हैं उनकी सबसे ज्यादा खुशी किस में है, वो ये देखता है. तो ये होता है वेलफेयर स्टेट. तो वेलफेयर का मीनिंग आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा. वेलफेयर का मतलब अच्छा करना या अच्छा सोचना, ये है ना. तो जो वेलफेयर स्टेट है उसका मतलब ये होगा कि उसमें जो स्टेट होगा वो यही तो देखेगा कि वो जो मैक्सिमम हैप्पीनेस है, यानी कि ज्यादातर जो लोग हैं वो किसमें खुश हैं, जो उस टेरिटरी में रह रही हैं. डेमोक्रेसी इज अ फंडामेंटल बेसिस ऑफ ए वेलफेयर स्टेट. जो प्रजातंत्र है वो एक फंडामेंटल बेसिस है किसका? वेलफेयर स्टेट का. यानी कि हम लोगों से ही तो बनेगा वो वेलफेयर स्टेट. जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट किसके थ्रू होगी? पीपुल, यानी कि उस कंट्री में जो लोग रहते हैं उनके थ्रू. एंड इट्स फंक्शंस थ्रू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल. और उसके फिर फंक्शन, यानी कि वो जो काम करेगा, वो जो गवर्नमेंट बनेगी जिसको हम चुनेंगे, उनका ये फंक्शन रहेगा, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो सरकार ये काम करेगी कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसके थ्रू क्या करेगी? भलाई करेगी लोगों की. It strives to give equal rights to all its citizens irrespective of their caste, creed, race, sex and religion. और ये किस पे ज्यादा काम करेगी? इक्वल राइट्स देने के लिए अपने सिटीजन्स को. ये नहीं देखेगी कि वो किस कास्ट के हैं, किस रेस के हैं, किस सेक्स के हैं और किस रिलीजन के हैं. जैसे पहले क्या होता था, कास्ट डिफ्रेंशिएट किया जाता था ना कास्ट के बेसिस पे, और सेक्स के बेसिस पर, मतलब मेल है फीमेल है उसके बेस पे भी क्या करते थे? डिस्क्रिमिनेशन करते थे. और क्रीड, यानी कि वो किस उससे है, उसकी जो नस्ल है वो क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है. ठीक है, तो ये रिलीजन के बेस पे हो गए और कास्ट के बेस पे हो गए. तो ये जो इक्वल राइट्स हैं वो अपने सिटीजन्स को देगा. वो ये नहीं देखेगा कि आइदर ही और शी इज from which caste, from which creed, from which race, from which sex and from which religion. It doesn't matter. It seeks to provide basic facilities to all its citizens. ये भी देखता है कि जो बेसिक फैसिलिटीज है उसकी सिटीजन्स को, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और मेडिकल एड. ठीक है, खाना, कपड़े, रहना और मेडिकल एड, यानी कि जो भी क्या है दवाई वगैरह, वो बेसिक फैसिलिटीज मिल रही है कि नहीं. इसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो ये देखता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का, यानी कि जो भी वेल्थ है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे ना कि कहीं पे जो वेल्थ है वो कहीं पे क्या और ये कम ज्यादा क्या. और जैसे बहुत सारी स्कीम आती है पुअर पीपुल के लिए भी, यानी कि जो क्या करते हैं, जो 2 वक्त का खाना नहीं, उनके लिए भी स्कीम आती है. तो वो ऐसा नहीं है कि उसके बेसिस पे वो ये करेंगे कि जो जिनको वो जानते हैं उनको ज्यादा नहीं, मतलब ये कोई इनजस्टिस नहीं होता है. ठीक है, तो ये बायस्ड नहीं रहते हैं. ये जो भी वेल्थ है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो कोई भी सोर्स हो चाहे उस स्टेट में हो रहा. It owns and operates various industrial enterprises, business and commercial activities to provide employment opportunities to its citizens and to mass produce various goods required by its people. और ये देखेगा, ऑपरेट भी करेगा
लेगा भी, ऑपरेट भी करेगा। इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस यानी कि जो भी वहां इंडस्ट्रीज वगैरह जो काम हो रहा है उनका, बिजनेस का, कमर्शियल एक्टिविटीज जो हो रही हैं उनको प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो लोग काम करना चाहते हैं उस सिटीजन यानी कि उस स्टेट के जो लोग हैं। एंड टू मास प्रोड्यूस वेरियस गुड्स, और बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन करना जो वहां के लोगों की जरूरत है। इट सिक्स टू प्रोवाइड एजुकेशन, ये एजुकेशन को भी देखता है, हेल्थ केयर को भी देखता है, सोशल इंश्योरेंस, हाउसिंग, ओल्ड एज पेंशन यानी कि होता है ना वृद्धावस्था की पेंशन, यानी कि जो लोग क्या हो जाते हैं, बूढ़े हैं बहुत, और जो पहले किस पे थे, जॉब पे थे, बाद में उनको पेंशन मिलती है, तो ये देखता है वो लोगों की भलाई के लिए। इट इंश्योर्स जस्टिस टू ऑल, ये सबको न्याय देगा और प्रोवाइड करेगा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस। तो पॉलिटिकल बेस पे आइदर इट इज सोशल और इट इज इकोनॉमिक जस्टिस। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ही देखता है, उसका ये काम रहता है कि इंडिया को एस्टेब्लिश करना वेलफेयर स्टेट के फॉर्म में। Although the world's welfare state are not specifically mentioned in the constitution, जो वेलफेयर स्टेट है वो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो संविधान हमने इससे पहले पढ़ा था ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैप्टर, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें रूल्स रेगुलेशन कोई जो हम देश के नागरिक भी फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट भी फॉलो करती है, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, हमें फंडामेंटल राइट्स देती है, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये है ना। तो जो ये वेलफेयर स्टेट है वो वहां मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो एम और ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर स्टेट के वो क्लियरली पॉइंटेड है, किसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये किस पे एम्फेसाइज करते हैं, किस पे जोर देते हैं, जो गोल है, जो लक्ष्य किसका, इंडियन पॉलिटी का, जो भारतीय राजनीति है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये देखिए इतनी सारी वेलफेयर स्कीम कौन ओपन करते हैं, गवर्नमेंट। ये देखिए मिड डे मील होता है बच्चों के लिए, ठीक है, वो पढ़ाई के साथ साथ जब उनका क्या हो जाता है, लंच टाइम होता है, रिसेस टाइम होता है, तो उनको क्या मिलता है, खाना मिलता है। तो ये अलग अलग स्कीम है, किसके लिए, भलाई के लिए, लोगों की वेलफेयर। These directives emphasize that the goal of the Indian polity, यानी कि ये जो डायरेक्टिव्स है, ये प्रिंसिपल है, जो ये जोर देते हैं किस पे, जो लक्ष्य इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी का क्या है लक्ष्य, कि वेलफेयर स्टेट बनाना, जहां पे जो स्टेट है उसकी पॉजिटिव ड्यूटी है कि वो अपने सिटीजन्स को एंश्योर करेगा, भरोसा देगा सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का, और एकता बनाए रखेगा। जो सारे इंडिविजुअल है, जो उस स्टेट के लोग हैं, उनमें यूनिटी। बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ओवर द पास्ट 6 डिकेड्स टेकन स्टेप्स टू इंप्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो यूनियन है यानी कि जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, क्या है इनके पास, जो पास्ट यानी कि जो इतने साल 6 डिकेड्स क्या गए, बीत गए हैं, तो ये स्टेप्स लेते रहते हैं इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने का, टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, जो बेसिक गोल है उस वेलफेयर स्टेट का। हमारी जो प्लानिंग प्रोसेस है यानी कि 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना बोलते हैं जिसको, उसका भी यही लक्ष्य रहता है, इस गोल को अचीव करना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अब हम पढ़ते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए, वो फॉलो करेगी जब वो क्या करेगी, उस कंट्री को गवर्न करेगी, यानी कि जब वो वहां की सरकार बनेगी तो उसको वही गाइडलाइन फॉलो करनी है। These are given in part 4 of the Constitution of India। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये हमें कहां पे दे रखे हैं, पार्ट 4 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। जो लेजिस्लेटर्स है वो कीप इन माइंड दिस इंस्ट्रक्शन, जो लेजिस्लेटर्स है यानी कि जो नियम कानून बनाते हैं वो अपने माइंड में रखते हैं इन इंस्ट्रक्शन को, इन निर्देश को, जब इंप्लीमेंटिंग यानी कि जिनका काम होता है, हमने ये लेजिस्लेटर वगैरह किसमें पढ़े थे थोड़े, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो इनका काम होता है इंप्लीमेंट करना लॉज और पॉलिसीज को, जो लॉज है और जो पॉलिसीज है उनको इंप्लीमेंट करवाना। दे आर मेन टू लिंक द आइडियाज विद रियलिटी, वो उनका ये मतलब है कि लिंक करना आइडियाज को, यानी कि जो ये आइडियाज है, जो ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 4 में, इनको रियलिटी यानी कि इनको इंप्लीमेंट करना, इनको यूज करना, वो आइडिया वहां से लेने और उनको इंप्लीमेंट करना। The framers of our constitution borrowed the concept of directive principles of state policy from the constitution of Ireland। जो framers यानी कि जिन्होंने constitution को frame किया, उन्होंने borrowed लिए हैं कॉन्सेप्ट किसके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि आयरलैंड के संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने ले रखे हैं। These principles are considered as the noble goals for the achievement of a welfare state। ये जो प्रिंसिपल है ये कंसिडर किए जाते हैं, ये नोबल गोल्स है अचीवमेंट करने के लिए एक वेलफेयर स्टेट को, जो भी उसके गोल्स यानी कि जो भी वो लक्ष्य रखता है अपने वेलफेयर स्टेट को क्या क्या प्रोवाइड कराना, क्या क्या हमारा है, तो ये प्रिंसिपल्स कंसिडर किए जाते हैं, इनको सोचा जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है।
जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी है उनको कैटेगराइज किया है अंडर द फॉलोइंग हेड्स में। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड मॉन्यूमेंट्स, यानी कि आप देखते होंगे ना मॉन्यूमेंट्स वगैरह, जैसे ताजमहल, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, जैसे किसके जो टोम वगैरह है, तो वो प्रोटेक्शन किस, इनकी प्रोटेक्शन मॉन्यूमेंट्स की और इन्वायरमेंट की भी। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और गांधीयन और सोशल प्रिंसिपल्स हैं जो, और लॉ, जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन है जो, और जो प्रिंसिपल्स है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के, यानी कि ये जो सिद्धांत है, जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड सिद्धांत है, जो गांधीयन फिलॉसफी है यानी कि गांधीयन प्रिंसिपल्स है, जो लॉ, जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो नियम कानून है, वो प्रशासन है, तो उनको क्या करना, कैटेगराइज किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इनमें, यानी कि उसके अंदर ये चीजें आएंगी। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड मॉन्यूमेंट जो सबसे पहला है वो हम पढ़ते हैं इसमें आता है प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना इन्वायरमेंट को, और सेफ गार्ड करना फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, जैसे कि हम करते हैं ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, हम सेंचुरी बनाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम अलग अलग रूल्स वगैरह निकालते हैं। इसलिए टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, जो मॉन्यूमेंट उनको कोई डिस्ट्रॉय न करे। डिसफिगरमेंट यानी कि उनको सही से क्या करना है, उनकी देखभाल करना है। रिमूवल, डिस्पोजल और एक्सपोर्ट यानी कि एक्सप्लोर ना किया जाए, उनका वहां से रिमूवल ना हो, जहां वो बनाए गए हो वहीं रहे। तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड मॉन्यूमेंट्स। प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग इक्वालिटी, जो सिद्धांत है जो प्रमोट करते हैं इक्वालिटी को, समानता को, जो स्टेट है वो एंश्योर करेगा प्रोवाइड करने के लिए अपने सिटीजन्स को ये चीजें। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड यानी कि रहने का जो तरीका है उसमें जो नेसेसरी चीजें वो प्रोवाइड करना। फॉर ऑल थ्रू सिक्योरिंग फॉर ऑल सिटीजन इक्वल राइट्स देना उनको। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो वो काम करते हैं उसका उनको उस अकॉर्डिंग क्या देना, पे देना। फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना कि वुमेन को कम मिलेगी और मैन को ज्यादा मिलेगी, नहीं, उनको इक्वल पे देना उनके वर्क के अकॉर्डिंग, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो। प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द वर्कर, जो वर्कर है उनकी हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करना, यानी कि इतना काम ना कराया जाए, उनको ये भी देखा जाए कि उनकी हेल्थ कॉशियस भी होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ना कि उनसे काम कराए जा रहे हैं। एंड एंश्योर ह्यूमन वर्किंग कंडीशन और मटेरियल लाइफ, और वहां काम कराएंगे जहां वो फेवरेबल कंडीशन हो, ये नहीं कि कहीं अनफेवरेबल कंडीशन में उनसे काम कराया जा रहा है। तो ये प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग करते हैं इक्वालिटी को। ये इक्वालिटी भी ऐसा थोड़ी ना कि वो वर्कर्स हैं तो काम ऐसी जगह भी कर लेंगे, नहीं। प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो एक्सप्लॉयटेशन है वुमेन और चिल्ड्रन का, यानी कि चिल्ड्रन को क्या करवाया जाता है, चिल्ड्रन को क्या करवाया जाता है, जो वो काम करते हैं 14 ईयर से बिलो वाले, अगर उनको फैक्ट्रीज वगैरह में काम कराया जाएगा तो क्या करा जाएगा, इसमें क्या होगा, नियम वगैरह बने हैं और उनको सजा दी जाती है, पनिश किया जाएगा। तो एक्सप्लॉयटेशन वुमेन का भी नहीं होना चाहिए। एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जो वर्कर का पार्टिसिपेशन है वो भी होना चाहिए, कहाँ पे, जहां इंडस्ट्रीज में काम होता है। ये नहीं कि वो वर्कर्स लोअर क्लास के हैं तो हमको उनको इन्वॉल्व नहीं करना है, ये नहीं होना चाहिए। तो यही समानता हुई, जो सिद्धांत है ये प्रोमोट करेंगे जो समानता को, उनमें ये चीजें हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। गार्डियन और सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में हम क्या पढ़ेंगे, जो आइडियाज है फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी, जो फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं महात्मा गांधी, उन्होंने इनकॉर्पोरेटेड किए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, इनको बोला गया गांधीयन और सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। और ये बताते हैं एस्टेब्लिश करना विलेज पंचायत को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो यूनिट भी, यानी कि विलेज पंचायत, आप देखते हो ना कि जो विलेज में नियम कानून यानी कि जो भी फैसले लिए जाते हैं वहां पंचायत होती है, तो विलेज पंचायत वहां पे टाइम पे होती है, जहां पे वो जो विलेजर्स हैं वो आते हैं, अपनी बातें बताते हैं, उनके आगे क्या क्या स्कीमें हैं वो रखी जाती हैं। प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल, जैसे कपड़े वगैरह की इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस पे रूरल एरियाज में होनी चाहिए। प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो बच्चे 14 ईयर्स एज से नीचे हैं तो उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। प्रोटेक्ट और प्रमोट करना है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स है और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनमें क्या नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण नहीं होना चाहिए, तो उनको प्रोटेक्ट और प्रमोट करना है इनको भी, ऐसे ना कि ये काम नहीं कर सकते शेड्यूल कास्ट के, ये नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। इम्प्लीमेंट प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, यानी कि इनको बंद करना पूरी तरीके से जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है और ड्रग्स है। एंड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना और पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करना। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो बुला कार्ट वगैरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हल लगाया जा रहा है ना, और ये लोग क्या हो गए, गांव के लोग, विलेज पंचायत के लोग। इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन साइंटिफिक लाइंस, और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना, एनिमल हस्बेंड्री को भी साइंटिफिक लाइंस पे, और मना करना स्लॉटर ऑफ काउस, यानी कि जब जो काउ को कहीं क्या करते हैं उनकी
क्या करते हैं, उनको काटते वगैरह है ना, ये नहीं होना चाहिए। काव्स को, मिल्क कैटल को, जो यानी कि दूध देते हैं, उनको स्लॉटर कर देना, यानी कि वही उनको काटना वगैरह, ये बिल्कुल गलत बात है। लॉ, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब हम इसमें पढ़ेंगे जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है। एंश्योर करना, जो लीगल सिस्टम है वो प्रमोट करेगा जस्टिस को, किस बेसिस पे, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे, और जस्टिस को that justice is not denied to any citizen on grounds of discrimination of any kind, और जो जस्टिस है वो किसी भी तरीके से मना नहीं हो सकती किसी भी सिटीजन को, किस बेसिस पे, डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पे। अगर वो अलग कास्ट का है, अगर वो अलग रिलीजन का है, तो ये नहीं होगा कि उसको जस्टिस नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल नहीं है। टू टेक मेजर्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज, और मेजर्स को लेना, सेपरेट करने के लिए जुडिशरी अलग हो किससे, एग्जीक्यूटिव से, पब्लिक सर्विसेज में। प्रोवाइड करना यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे सिटीजन को, यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको सारे सिटीजन क्या करें, फॉलो करें। जो रूल्स और लॉज है, यानी कि जिसमें क्या है, किसके लिए, वो ऑर्डिनरी सिटीजन उस कंट्री के, वो उसको प्रोवाइड किए जाए। प्रिंसिपल फॉर इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी में क्या है, प्रमोट करना इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय बेस पे प्रमोट करना शांति को और सिक्योरिटी को, सुरक्षा को। प्रमोट करना कंसेप्ट को, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी कि शांति हो, किसके बीच में, नेशन के बीच में, जैसे कि इंडिया अमेरिका के बीच में शांति हो, इंडिया दूसरी कंट्री के बीच में शांति हो। टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, यानी कि जो भी उनके मुद्दे हैं, डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, थ्रू आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन और डायलॉग, यानी कि सेटल कर देना जो आपसी मुद्दे हैं, ठीक है, उनको आर्बिट्रेशन से, नेगोशिएशन से और डायलॉग से, यानी कि जो हम बोल सकते हैं उनसे, अपने वे ऑफ सेइंग, वे ऑफ जो भी मतलब वे ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। टू ऑनर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज, और सम्मान करना जो भी इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज होती हैं उनका। अब हम इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो काहे के लिए है, फुलफिल करने के लिए गोल्स किसके, वेलफेयर स्टेट के। और उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट लेती है, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए, उनको लागू करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, वो क्या है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो एड करती है स्कूल को, जिसमें कि जो चिल्ड्रन है अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज उनको प्रोवाइड की जाती है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन। जैसे आपने देखा भी होगा, जो बच्चे 14 ईयर से नीचे हैं, ठीक है, तो उनको अप टू यानी कि 14 या 14 से नीचे वाले उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। Seats are reserved in education institution for the weaker section of the society like the scheduled caste, scheduled tribes and other backward caste। ये जो other backward society है, ट्राइब्स, बैकवर्ड कास्ट, तो इनको क्या दिया जाता है, इनकी स्पेशल सीट रिजर्व की जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। स्कॉलरशिप्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फ्रॉम दिस कैटेगरी, उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है ताकि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो तो उसको स्कॉलरशिप के थ्रू ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिल जाता है। अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश, जो अनटचेबिलिटी यानी कि अछूत वगैरह, अगर हम मानते हैं ना कि ये लोअर कास्ट वाला है तो ये क्या है, अनटचेबिलिटी, यानी कि हमें क्या नहीं करना, इससे काम नहीं कराना, इस जो भी है मतलब हमको इससे बात नहीं करनी, ये होता है ना, तो इसको बिल्कुल ही खत्म करना है। और इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज अ पनिशेबल ऑफेंस, अगर ये प्रैक्टिस कहीं देखी जाती है तो वो पनिश किया जाएगा। जो गवर्नमेंट है वो एबॉलिश करेगी जमींदारी सिस्टम को और इंट्रोड्यूस करेगी बहुत सारे लैंड रिफॉर्म, यानी कि जो लैंड के लिए जो रिफॉर्म यानी कि सुधार होते हैं, जो एबॉलिश करेगा ओल्ड फीडल सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रूरल इंडिया। जैसे होता था ना पहले, जमींदार क्या करते थे, जो पीजेंट्स है वो वहां से खेती करते थे, फिर टैक्स देते थे और जमींदारों को टैक्स देते थे, ये होता था ना, और उनके पास उतना नहीं आता था जितना वो टैक्स भरते थे। तो ये चीजें क्या हो गई, होनी चाहिए, एबॉलिश करनी होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। फॉर द इक्वल पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर द वर्कर, यानी कि जो उनको पैसे दी जाती है, उनको वेजेस दिए जाते हैं, जो उनको दिहाड़ी दी जाएगी उनके काम की। वर्कर्स ऑफ द गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, तो ऐसे नहीं है कि हम उनसे काम कराया जा रहा है, हमने उनको वेज बिल्कुल ही क्या देना है, कम देना है, नहीं, उनको मिनिमम वेज देना चाहिए और इक्वल पेमेंट देना है। ये नहीं कि कोई मैन है या वुमेन उसके बेस पे क्या करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं। जो पेमेंट ऑफ वेजेस यानी कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस है वर्कर्स को जो दिया जाता है वो रेगुलेटेड, यानी कि उसका भी एक एक्ट बना हुआ है जो 1948 का एक्ट है, तो इसके थ्रू फॉलो करना है। ये जो गवर्नमेंट है वो लॉन्च करती है बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट स्कीम, जैसे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा, जिसमें कि लोगों को काम दिया जाता है, और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो ये जो काम दिया जाता है वहां के लोगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। फ्री एंड
कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, ये हमने पढ़ लिया, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आएगा। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जिनके पास लैंड नहीं है उनको एम्प्लॉयमेंट देना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विलेजेस में होनी चाहिए। इक्वल पे होना चाहिए, इक्वल वर्क, यानी कि जितना वो काम करेंगे उतना ही उनकी पे भी होनी चाहिए। पंचायती राज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द विलेजेस टू प्रमोट द आइडिया ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो पंचायती राज है वो एस्टैब्लिश किया गया गाँव में प्रमोट करने के लिए वहां की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, यानी कि वहां की भी गवर्नमेंट होती है, फिर वो काम करती है स्टेट के अकॉर्डिंग, तो जो विलेज की गवर्नमेंट है वो अलग होती है। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। इंडिया इज अपोज टू कॉलोनियलिज्म एंड रेशियलिज्म, जो इंडिया है वो अपोज करता है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था, कॉलोनियलिज्म का मतलब जो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा जिसमें पावर होगी वो किसको करेगा, डोमिनेट कर देगा, वो अपने अंडर में लोगों को क्या कर देगा, गुलाम बना देगा। ये था ना पहले का कि यानी कि वो उसके अंदर में काम करे। और रेशियलिज्म यानी कि रेसिज्म पे बेस पे, यानी कि वो किस क्रीड वगैरह का है, ये इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना। तो हमारी ये जो इंडिया वो अपोज करती है इस चीज को। हमारी जो कंट्री हेल्प करती है बहुत सारी कंट्रीज को विन जीतने के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए। इंडिया रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज एंड ट्राइज टू सेटल द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो आपने देखा होगा ना, जैसे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जाते हैं दूसरे देशों में तो वहां क्या करते हैं, बात वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, वहां की कुछ चीजें लेते हैं और अपने इंडिया में भी उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो मुद्दे होते हैं उनको क्या कर देते हैं, सेटल कर देते हैं अपनी बात करके आपस में। तो ये इंडिया, जो हमारा इंडिया है वो रिस्पेक्ट करता है इंटरनेशनल लॉज को और ट्रीटीज को, और सेटल कर देता है जो अंतरराष्ट्रीय डिस्प्यूट है, यानी कि मुद्दे हैं, बहस हैं, जो उनको शांति से क्या कर देता है, निपटा देता है। फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं स्टूडेंट हम। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो राइट हैं जो एसेंशियल हमारी अच्छी लाइफ के लिए, वेलफेयर के लिए, हमारे पूरा डेवलपमेंट के लिए, उस सिटीजन्स के, उस कंट्री के। दीज राइट्स आर एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यानी कि ये जो राइट्स हैं ये हमारे किस में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया को प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स को, ये हमें क्या देते हैं, सुरक्षा देते हैं। किसके अगेंस्ट में, अगर वहां पे से जो पावर है, ठीक है, कोई भी जो गवर्नमेंट अपना गलत यूज कर रही है पावर का, हम पे इम्पोज कर रही है गलत पावर, तो ये दिस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, 12 टू आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। और वे है सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, यानी कि अधिकार किसका, समानता का। इट एंश्योर्स बोथ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये एंश्योर करेगा इक्वालिटी देना, यानी कि समानता देना, अगर कोई भी लॉ है उसमें इक्वल प्रोटेक्शन करना। इसका मतलब यह है कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट, यानी कि डिफरेंशिएशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा लोगों के साथ, कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, सेक्स के, अगर वो किसी भी रिलीजन से, अगर वो किसी भी कास्ट से, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ से, उसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो ये हो गया राइट टू इक्वालिटी। राइट टू फ्रीडम, ये गारंटीज करेगा 6 बेसिक फ्रीडम्स इस सिटीजन्स को इंडिया के। इसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की आजादी है, ये नहीं है कि हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, हमें ऐसा नहीं आता, ये नहीं होना चाहिए। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, और हम क्या कर सकते हैं, लोगों को असेंबल कर सकते हैं विदाउट आर्म्स का मतलब है बिना हथियार के। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, हम एसोसिएशन यूनियन बना सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, हम देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं और रह भी सकते हैं किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, कोई भी ट्रेड और बिजनेस कर सकते हैं। इनके अलावा 6 फ्रीडम्स क्या है, राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड जो करता है दैट नो वन कैन बी पनिश्ड और प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको एक से ज्यादा बार पनिश नहीं करना है। A person cannot be deprived of his life and liberty, जो पर्सन है उससे छीनी ना जाए उसकी आजादी और उसकी जिंदगी। जो पर्सन है उसको राइट है इंफॉर्मेशन लेने का गवर्नमेंट से, और जो पब्लिक अथॉरिटीज है वहां से भी पूरा अधिकार है जो इंफॉर्मेशन है उसको रखने का अपने पे, यानी कि लेने का। ये नहीं है कि तुम्हारे मतलब का नहीं है तो तुम इसमें क्या नहीं कर सकते, इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते, नहीं, हर टाइप की इंफॉर्मेशन लेने का क्या है, अधिकार है गवर्नमेंट से। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के अगेंस्ट जो हमारा अधिकार है। इट प्रोहिबिट्स स्लेवरी, यानी कि ये दास, जो पहले ये सिस्टम होता था ना स्लेवरी सिस्टम, दास बना देना लोगों को और फिर उनके बाद काम कराना अपने अंडर में, इसको प्रोहिबिट यानी कि बिल्कुल मना है। बैगरी यानी कि जो भिखारी बनाना। अदर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, किसी से जबरदस्ती काम कराना। ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन बेचना इनको। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से काम कराना जो 14 ईयर्स से नीचे है। फैक्ट्रीज, माइंस और भी जो हैजार्डनेस, डेंजरस ऑक्यूपेशन से वहां काम कराना। तो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर ऐसा देखा जाता है तो ये इसके अंदर में आता है, यानी कि हमें अधिकार है एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट हम बोल सकते हैं।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि जो हमारी धर्म की स्वतंत्रता है वो हमें मिली है। ये जो राइट है प्रोवाइड करता है सिटीजन ऑफ इंडिया को, उनका राइट है प्रैक्टिस और प्रोपोज करने का रिलीजन, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो कोई भी रिलीजन ले सकते हैं। देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, इंडिया में कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं, ऐसा नहीं है कि यही रिलीजन चलेगा इंडिया में, नहीं, सारे रिलीजन एक्सेप्टेबल है और सारे रिलीजन, किसी भी इंडिविजुअल को राइट है किसी भी रिलीजन को समझना, सोचना वगैरह, एक्सप्रेस करना अपने रिलीजन को। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये इंश्योर करता है जो डिफरेंट कल्चरल ग्रुप है हमारी कंट्री में, उनको फ्रीडम है अपनी कल्चरल राइट को प्रिजर्व करने का और प्रमोट करने का, अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को भी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये प्रोवाइड करता है, राइट को हम कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि जो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हमसे छीने जा रहे हैं या कहीं पे हो रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है, तो हमको कोर्ट में हम जा सकते हैं, बोल सकते हैं। राइट टू एजुकेशन ये प्रोवाइड करता है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रन को 6 to 14 ईयर्स से लेकर, और इस मैनर में कि जो स्टेट है एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमिन, और ये क्या है, एक लॉ भी बना है, ठीक है, यानी कि 6 to 14 यानी कि राइट है, देना है। एवरी कम्युनिटी हैज अ राइट टू प्रिजर्व इट्स कल्चर, हर एक कम्युनिटी का अधिकार है वो अपना कल्चर को प्रिजर्व कर सकती है। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये है पार्ट 4 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान में बहुत सारे पार्ट है, पार्ट 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, तो ये जो दोनों है, एक है पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में। दीज आर नॉट जस्टिफिएबल और इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इनको जबरदस्ती एनफोर्स नहीं किया जाता है कोई से भी कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू, पर ये जो फंडामेंटल राइट है जस्टिफिएबल है, यानी कि यहाँ पे हमें न्याय भी चाहिए, और जो सिटीजन है वो प्रोटेक्शन लेता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, अगर कहीं पे लगेगा कि हमारा ये अधिकार था पर हमसे छीना गया है। दे आर मीन फॉर द गवर्नमेंट टू क्रिएट सर्टेन प्रिविलेजेस फॉर द सिटीजन्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या होती है, जो गवर्नमेंट है वो क्रिएट करती है बहुत सारे प्रिविलेजेस सिटीजन्स के लिए, क्या क्या काम करना है, क्या क्या स्कीम लानी है, कैसे वेलफेयर स्टेट बनाए। फंडामेंटल राइट्स ये प्रिविलेजेस है एग्जिस्टेंस किसके, सिटीजन्स के, यानी कि जो हमारे राइट है हम उनको लेके क्या करें, एंजॉय करें, यानी कि एज अ सिटीजन हम उस देश के जो नागरिक है इन फंडामेंटल राइट्स के थ्रू अपने अधिकारों को यूज करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दे आर मेयर डायरेक्शन टू द स्टेट टू अटेन सर्टेन ऑब्जेक्टिव, ये क्या है, स्टेट के लिए डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ पे क्या डायरेक्शन किसको दी जाती है, स्टेट को काम करने के लिए, ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। पर जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर ए सर्टेन काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट, ये क्या करती है, रेस्ट्रिक्ट कर देती है स्टेट को, यानी कि हम जो लोग हैं अपना फंडामेंटल राइट का जो यूज करते हैं, तो ये जो स्टेट है इसको रेस्ट्रिक्ट बना देती है। कैसे कि वो भी ध्यान रखेगी कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं, वो भी ये ध्यान रखेगी कि हमें कहाँ पे क्या चीज के लिए इनको मना नहीं करना, यानी कि कौन कौन सी प्रिविलेजेस हम ले सकते हैं। दीज एम टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जैसे हमने पढ़ा वेलफेयर स्टेट बनाना, चाहे सोशल जस्टिस हो, चाहे इकोनॉमिक हो बेसिस हो, चाहे पॉलिटिकल बेस हो। और फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा एस्टेब्लिश करना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी कि जो हमारा प्रजातंत्र है, जो हम लोग हैं नागरिक हैं देश के, उसको एस्टेब्लिश करना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का स्कोप वाइडर है, वो डील करते हैं वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि जो इंक्लूड करता है स्टेट सब्जेक्ट, यानी कि जो उसके अंदर जो भी चीजें आती हैं, और उसमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी भी इंक्लूड है। और जो फंडामेंटल राइट्स है उसका स्कोप केवल लिमिटेड है, क्यों, क्योंकि हमारे इंडिविजुअल राइट से ही क्या है रिलेटेड है, वो स्टेट का राइट नहीं है, वो हमारे राइट है, और इसका स्कोप इसलिए लिमिटेड है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, वाइड क्यों है, क्योंकि स्टेट को उनके अकॉर्डिंग काम करना है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्लास 7 के 6th का चैप्टर होता है फिनिश। और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स को भी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ यू आर new to my channel, new subscriber to my channel, then thanks for watching. Do like, subscribe and share.